अच्छा, तो कल हम ASTC रूल पूरा समझे थे। कैसे ASTC रूल, मतलब ASTC रूल का मतलब समझ गए हो आई थिंक। ये अगर अगर आपका जो एंगल है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो वो एंगल का सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव आएंगे, है ना, ऑल ऑल पॉजिटिव। सब याद है ना, कल पढ़े पढ़े थे। यस सर। एक्स यस एक्सिस, सर। दिस इज वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। कि अगर अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई भी एंगल जैसे कि 60 डिग्री, यस 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 यस, कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। कोई एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। कल पढ़े थे ASTC रूल। ओके, तो आज आगे चलते हैं। ओके ओके। अच्छा, आज हम देखेंगे कि साइन थीटा, है ना। मैंने कल जैसे कि आपको डोमेन रेंज जब लिखाया था, मैंने बोला था कि कोई भी एंगल का साइन कभी -1 से छोटा नहीं होगा एंड 1 से बड़ा नहीं होगा ना। मैंने कल समझाया था कि सपोज देयर इज, कोई आके बोला कि एक एंगल है जिसका साइन हो रहा है 2, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। -1 या फिर 1 या फिर उसके इन बिटवीन जितने सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर। आई थिंक आप में से सबको ये आइडिया है कि ये चीज़ क्या है। दिस इज एन इंटरवल, ये एक सेट है, ये एक सेट है। अगर इसको मैं अगर सेट बिल्डर में लिखूँ तो एक सच दैट x बिलोंग्स टू r, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। ये जो इंटरवल है ये एक सेट है। हर इंटरवल एक सेट होता है और इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं। इस सेट से अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट x उठाओ तो एक रियल नंबर है, उसके साथ साथ उसका वैल्यू माइनस या -1 या फिर -1 से बड़ा है एंड 1 या फिर 1 से छोटा है। ये एक ऐसा सेट है ना। इसको अगर हम लिखे, अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करें, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर -इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल को हम नंबर लाइन में कैसे दिखाएं। -1 से 1 के बीच में जितने सारे रियल नंबर, all the infinite real numbers between -1 and 1, they are elements of this set, as well as -1 is also an element of this set. -1 is also included and 1 is also included. That's why we'll darken them, and that is why we have put close bracket by them. Okay, अगर एक एलिमेंट इंक्लूड है तो वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, अगर वो इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, है ना। ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो कोई भी एंगल ले लो, कोई भी, कल तो हम पढ़े थे, याद होगा आपको, कि साइन थीटा का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। कल हम पढ़े थे कि साइन थीटा का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, मतलब कोई भी रियल नंबर का साइन आप निकाल सकते हो, है ना। सपोज आपको कोई बोला कि 10 का साइन निकालो, आप आराम से निकाल सकते हो। आई थिंक आप में से कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि एक नंबर, एक रियल नंबर का साइन क्या होता है। अरे बेटे, रियल नंबर 10 मतलब एक्चुअली में 10 रेडियन। अगर कोई आपके बोला बेटे मुझे एक नंबर 100 है उसका साइन निकाल के दो, इसका मतलब वो आपको पूछ रहा है कि 100 रेडियन जो एंगल है उसका साइन, क्योंकि रियल नंबर एंड रेडियन के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो मैंने कल बोला था आपको, जो साइन जो फंक्शन है, दुनिया का कोई भी एंगल ले लो आपको उसका साइन मिल जाएगा। दुनिया का कोई भी एंगल का साइन आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब कोई भी रियल नंबर आप दे दो उसको, रियल नंबर मतलब रेडियन वाला एंगल, कोई भी रियल नंबर दे दो उसका साइन मिलेगा, है ना। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, कल मैंने समझाया था, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ये कोई भी एंगल ये खा सकता है, कोई भी रियल नंबर एंगल ये ले सकता है ना। ओके, और रेंज में मैंने आपको बताया था, इसका रेंज क्या है, -1 से 1। मतलब जो भी आप साइन को एंगल दो, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट,
इसी इंटरवल के अंदर ही रहेगा। कोई भी एंगल का साइन -1 से छोटा नहीं होगा एंड 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इसको हम चलो आज प्रूव करते हैं। आई होप यू गॉट इट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। लेट मी ड्रॉ यूनिट सर्कल फॉर यू। दिस इज आवर यूनिट सर्कल एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। और जैसे कि आपको पता है ये एक यूनिट सर्कल है, दिस इज अ यूनिट सर्कल, मतलब इसका रेडियस का लेंथ 1 यूनिट है। तो ये पॉइंट सपोज इसका नाम मैं देता हूँ ए, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0। इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1। इस पॉइंट का नाम देता हूँ सी, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,0। इस पॉइंट का नाम देता हूँ डी, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। अच्छा, पहले से तो एक चीज़ हम क्लियर करते हैं। क्या क्लियर करेंगे? देखो बेटे, ये जो मैं सर्कल बनाया हूँ इसका जो सरकमफेरेंस समझते हो ना सर्कल का, ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, राइट। एक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, राइट। अच्छा, हर पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा एंड एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। कोई भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है कि उस पॉइंट का एड्रेस क्या होता है, उस पॉइंट का लोकेशन, उस पॉइंट का लोकेशन इन द प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन, उस पॉइंट का लोकेशन होता है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, वही एड्रेस बोले तो आपका घर है। उसी तरह अगर कोई आपको बोला 0,1 कहाँ है, 0,1 वाला पॉइंट कहाँ है, तो ये बी पॉइंट का एड्रेस है। किस पॉइंट का एड्रेस है? बी पॉइंट का एड्रेस है, यूनिक लोकेशन। तो इसी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है सबका एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब चलो देखते हैं कि जितने saare पॉइंट है उनका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एंड मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट is what and the minimum x coordinate is what. Maximum y coordinate is what and minimum y coordinate is what. तो बेटे आप देख सकते हो ये जो सर्कल है इसके ऊपर जितने सारे पॉइंट है, सपोज मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ, कुछ पॉइंट पिक करता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट का तो हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अभी अगर ए को छोड़ के बाकी ये वाले जो पॉइंट है इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो जितने सारे ब्लू डॉट में बनाया, इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, इसका एक्स, गॉट इट। इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 से लेके 1 के बीच में होगा, गॉट इट। अगर नीचे ओके, अगर नीचे वाले ओके, अगर नीचे वाले ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट को पकड़े, इन सब का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर इस साइड में अगर मैं पॉइंट रेड डॉट बना रहा हूँ, रेड डॉट, एक सेकेंड, अगर मैं इस साइड में पॉइंट सब लिया, ये पॉइंट सब का एक्स कोऑर्डिनेट -1 से 0 के बीच में आएगा। आप देख लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, जितने सारे पॉइंट सबका एक्स कोऑर्डिनेट -1 से 0 होगा। नीचे आओ, जितने सारे पॉइंट उनका भी वही एक्स कोऑर्डिनेट -1 से 0 के बीच में होगा। इससे तो ये पता चल गया कि ये सर्कल के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्स टू मैक्स 1 होगा, मैक्सिमम 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 से बड़ा नहीं है। इसी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट -1। देख लो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1। सबसे बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, सबसे छोटा एक्स कोऑर्डिनेट -1। आई होप यू गॉट इट। ओके, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। Yes, sir.
तो इसी तरह चलो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट एंड मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा बेटे देखो, इसको मैं इरेज कर, ये जो बीच वाले ये जो डॉट्स में इरेज कर लेता हूँ। ओके, ओके, ये है 1,0। अब देखते हैं इस सर्कल के ऊपर जितने इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स के मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या है एंड मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या है। चलो बेटे ये वाले पॉइंट्स को जरा ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 1 और डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है -1। अभी अगर मैं ये सारे पॉइंट लेता हूँ, एक सेकेंड, अभी मैं अगर ये वाले पॉइंट्स लेता हूँ, ये वाले पॉइंट्स, इन सब का वाई कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में रहेगा ना। इन सब का वाई कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा इन सब का वाई कोऑर्डिनेट। नीचे ओके, इस तरह वाले भी अगर लेते हैं, इन सब का भी वाई कोऑर्डिनेट वही 0 से 1 के बीच में रहेगा, वही 0 से 1 के बीच में रहेगा, देख सकते हो। अगर नीचे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट सारे ले, इन सब का वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो 0 से -1 के बीच में रहेगा, सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 से -1। यहाँ पर अगर पॉइंट्स ले, इन सब का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 से -1 के बीच में रहेगा। तो सबसे बड़ा वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिला 1, एंड सबसे छोटा वाई कोऑर्डिनेट क्या मिला -1। बाकी सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट इसी 1 से लेके -1 के बीच में ही रहेंगे। मेरा मतलब समझ रहे हो? ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट इज 1 एंड मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट इज -1। मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट इज 1 एंड मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट इज -1। ओके, ये तो तय हो गया। अब आगे आते हैं, मैं फिर से ये सर्कल बनाऊंगा, इस टाइम थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो दिस इज माई सर्कल, और मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, और ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0। दिस इज यूनिट सर्कल, रिमेंबर 0,1 -1,0 0 0,-1। अच्छा बेटे, हम दुनिया के कोई भी एंगल ले लें। कल तो हम ये एस्टेब्लिश कर दिए थे कि कैसे कोई भी एंगल का साइन आपको मिल जाएगा। कैसे एस्टेब्लिश हमने कर दिए थे, क्योंकि आपको कोई भी दुनिया का एंगल दिया जाए, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन करोगे, कोई भी एंगल दिया गया मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन करोगे, है ना। तो कुछ रोटेट करोगे, सपोज कुछ अमाउंट ऑफ रोटेट कर दिए। रोटेट करने के बाद टर्मिनल साइड जो है वो इसी सर्कल का किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द साइन ऑफ दैट एंगल, एंड जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द कॉस ऑफ दैट एंगल। तो इससे हमें पता चल गया कि कोई भी एंगल का साइन कॉस निकल सकता है। अब देखते हैं ये कि सपोज आप कोई भी एंगल का साइन आप जब लेते हो, एनी एंगल, सपोज एनी रैंडम एंगल, लेट मी टेक दिस एंगल, है ना, ये सपोज अल्फा एंगल है, इसका आप साइन निकाल लो, तो इसका साइन क्या होगा, इसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। मतलब कोई भी एंगल आप इमेजिन करो, कोई भी एंगल, जितना बड़ा जितना छोटा आप एंगल इमेजिन करो, उस एंगल का साइन यही सर्कल के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ही होगा। जैसे मैं ये कि रैंडम एंगल अल्फा बनाया, आप कोई और एक एंगल बीटा बनाओ, सपोज ये एंगल बीटा बनाए, अब ये एंगल बीटा का वाई कोऑर्डिनेट, ये एंगल बीटा का साइन क्या होगा ना, इसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई भी एंगल ले लो, आपको उस एंगल का साइन इसी सर्कल के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और आपको पता है
कि ये सर्कल के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स का मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट 1 एंड मिनिमम y कोऑर्डिनेट -1। y कोऑर्डिनेट कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट कभी -1 से छोटा नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि कोई भी एंगल ले लो, उसका साइन जो कि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वो कभी 1 से बड़ा नहीं होगा एंड -1 से छोटा नहीं होगा। आई होप यू गॉट इट। y कोऑर्डिनेट साइन बीटा इज y कोऑर्डिनेट, है ना भाई? हेलो, Yes, sir. बस। तो कोई भी पॉइंट Yes, sir. ओके, तो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसी ना किसी एंगल का साइन है। याद रखो, ये सर्कल के ऊपर जो भी, सपोज ये पॉइंट में लिया, रैंडम, एनी रैंडम पॉइंट, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो पक्का किसी ना किसी एंगल का साइन है ना? गॉट इट? ओके। तो ऐसा करके साइन, Yes, sir. कोई भी एंगल का साइन, कोई भी एंगल का साइन 1 से बड़ा नहीं हो सकता एंड -1 से छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह आप कॉस का भी समझ सकते हो कि कोई भी एंगल आप बनाओ, उस एंगल का कॉस क्या होता है कि टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल मैं एक एंगल बनाया, यह एक एंगल बनाया थीटा। अब ये थीटा का कॉस मुझे कैसे मिलेगा? मुझे बस इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देना है, वही एक्चुअली है कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। मतलब ये सर्कल के ऊपर जितने सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट किसी ना किसी एंगल के कॉस, किसी ना किसी एंगल के कॉस। और मुझे पता है मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट -1। मतलब कोई भी एंगल ले लो, उसका कॉस जो कि इसी सर्कल के कोई ना कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो कभी वो कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। आई होप यू गॉट इट। ओके, ये होता है उसका रेंज का कारण। ठीक है, इसीलिए होता है कि कोई भी एंगल का साइन -1 से 1 तक क्यों होता है, कोई भी एंगल का कॉस -1 से 1 तक क्यों होता है। आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Remember, these proofs will not. Yes, these proofs will not come in your exam. This is for your general information only. Okay, so that, but these things will come in handy. But these things will come in handy while you are preparing for entrance exam. Okay, JEE वगैरह. Okay. Now take the screenshot. Done. Okay. Now let's talk about a completely new thing. Okay, let me draw a unit circle for you here. Let me draw a unit circle for you and pay attention, this is very important. This is my unit circle. Okay, and this is its x-axis and this is the y-axis. ओके बेटे, हम एक काम करते हैं कि रैंडम एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रैंडम एंगल लेते हैं ना। सपोज मैं एक एंगल ले रहा हूँ थीटा रेडियन। ठीक है, क्या ले रहा हूँ? थीटा रेडियन। वो ये ले रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा और ये एक एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। ओके, और तो फिर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? साइन थीटा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है तो पॉइंट P का मैं एक्स कोऑर्डिनेट यहीं पर लिखता हूँ ताकि आप समझ सकते हो। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन थीटा। ठीक है, मैं और उसमें वहाँ पर और नहीं लिखूँगा। गॉट इट? ओके बेटे, एक काम करते हैं, ध्यान दे के सुनो। एक काम करते हैं, देखो बेटा, हाँ ये आपका ओरिजिन है। अभी जो थीटा एंगल बना है, अभी जो थीटा एंगल बना है उसका टर्मिनल साइड कौन है? ओपी है ना, टर्मिनल साइड ओपी। लेकिन यही टर्मिनल साइड ओपी को लेके हम और भी एंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो, ये मैं अगर एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करके
देखो रोटेशन तो हमेशा स्टार्ट करना है किसी कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और एक बार में अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करके वही टर्मिनल साइड पे आके पहुंच जाऊं तो एक डिफरेंट एंगल क्रिएट हो रहा है ना। और व्हाट इज दैट डिफरेंट एंगल, वो एंगल कौन, उसके एंगल का वैल्यू कितना है बेटे बता सकते हो? ये एंगल का वैल्यू भी क्या होगा? यस 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा, है ना। चलो थोड़ी देर के लिए मैं उसको एक मतलब ऐसे मतलब कारण है, कोई इतना बड़ा कारण नहीं, लेकिन बाद में बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर उसको थीटा प्लस 2 पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है। मतलब ये जो पिंक एंगल बनेगा, क्या ये पिंक एंगल क्या बनेगा बेटे? थीटा प्लस 2 पाई। देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज में घूमे, कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई, फिर उसके बाद और एक एक्स्ट्रा थीटा घूम गए, तो 2 पाई प्लस थीटा या फिर थीटा प्लस 2 पाई। तो ये पिंक एंगल कितना हुआ? थीटा प्लस 2 पाई। तो ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? कॉस थीटा प्लस 2 पाई। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे? क्योंकि हमने यही पढ़े थे ना कि कोई भी एंगल आप घूम लो, कोई अमाउंट ऑफ रोटेशन कर लो, फाइनली टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस ऑफ दैट एंगल एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन ऑफ दैट एंगल। तो जो पिंक एंगल बना इसका टर्मिनल साइड ओपी, ये सर्कल को पी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉस थीटा प्लस 2 पाई एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? साइन थीटा प्लस थीटा प्लस 2 पाई। पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा और घूमते हैं, थोड़ा और घूमते हैं। सपोज मैं 2 बार घूम के आके पहुंचा, 2 बार घूम के आके पहुंचे, ये जो ग्रीन एंगल देख लो 2 बार घूम गए हैं, देख सकते हो। दो कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद फिर यस सर। 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, मतलब बस और एक 2 पाई ऐड कर दो, है ना, और एक 2 पाई, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब और एक 2 पाई, है ना, और एक 2 पाई। तो ये जो एंगल अभी क्रिएट हुआ, ये एंगल, ये जो ग्रीन एंगल क्रिएट हुआ, ये ग्रीन एंगल का वैल्यू कितना है? थीटा प्लस 4 पाई प्लस थीटा। यस थीटा प्लस 4, यस थीटा प्लस 4। और ये ग्रीन एंगल का टर्मिनल साइड सर्कल को पॉइंट पी पर कट कर रहा है, मतलब पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? cos थीटा प्लस 4 पाई, 4 पाई साइन थीटा प्लस 4 पाई। थीटा प्लस 4 पाई। अब बेटा आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू कैन सी वेयर आई एम गेटिंग। आप देख सकते हो P तो एक ही पॉइंट है, P तो एक ही पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यूनिक ही होगा ना। एक पॉइंट का दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या? एक पॉइंट मतलब एक ही पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना, एक ही पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट का सपोज कोऑर्डिनेट है 2,3, क्या उसका और कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है? उसका कोऑर्डिनेट 2,3 मतलब 2,3, मतलब वो पॉइंट है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये वाला पॉइंट को हम 2,3 बोलते हैं। आप क्या इस पॉइंट को और कुछ बोल दोगे और कुछ कोऑर्डिनेट ले जाओगे? नहीं, हमेशा के लिए उसका कोऑर्डिनेट जो है वही है ना। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P का जो इतने सारे एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल दे वो सब सेम है ना बेटे, ये सब सेम है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा प्लस 2 पाई का वैल्यू, कॉस थीटा प्लस 4 पाई का वैल्यू। और मैं अगर और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन करके वहाँ पर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा प्लस 6 पाई एंड वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा प्लस 4 पाई 6 पाई। तो फिर cos थीटा प्लस 2 पाई, cos थीटा प्लस 4 पाई, cos थीटा प्लस 6 पाई, ये सब इक्वल। साइन थीटा प्लस 2 पाई, साइन थीटा प्लस 4 पाई, साइन थीटा प्लस 6 पाई, ये सब इक्वल। बेटे समझ रहे हो मेरा बात? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 पाई का गैप है। हाँ क्या क्या बोले? का 2 पाई का गैप है सभी में। हाँ सब में 2 पाई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद एक बार बार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब करते हैं तो 2 पाई ऐड होता जाता है, 2 पाई ऐड होता गया और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कॉस ऑफ दैट एंगल, बार एंगल चेंज हो रहा है तो कॉस ऑफ दैट एंगल। और हमें पता चला कि इन सब एंगल का कॉस सेम होना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, हमेशा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बदल थोड़ी ना जाएगा। ओके, तो इससे क्या पता चला कि कॉस थीटा
इज इक्वल टू कॉस, ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, बार बता रहा हूँ, बस आपको इंटरेस्ट लेके सुनना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 4 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 6 पाई, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब आप समझ सकते हो, बस 2 पाई ऐड करते 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 जाओ। अब बेटे थोड़ा क्लॉकवाइज भी घूम के देख देते हैं, थोड़ा क्लॉकवाइज भी घूम लेते हैं। ये आपका एंगल है, ठीक है, तो इतना अच्छा एंगल नहीं बना। अभी आपका एंगल है और आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। सपोज मैं एक थीटा एंगल घुमाऊं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ओरिजिन और ये एंगल थीटा है। तो ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है ना बेटे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा। पे अटेंशन, मैं जो बोल रहा हूँ। अब बेटे मैं अभी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। कैसे रोटेट कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज। और रोटेशन हमेशा शुरू करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट किया 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 और यहाँ पर आके पहुँचा। मतलब ये जो ग्रीन एंगल है इसका टर्मिनल साइड वही थीटा का टर्मिनल साइड जो था वही है। थीटा का टर्मिनल साइड जो, ये ग्रीन एंगल का टर्मिनल साइड वो, आप देख सकते हो। बस ये ग्रीन एंगल का वैल्यू आपको निकालना है। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा उसका मैग्नीट्यूड है। 2 पाई माइनस थीटा उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखो -2 पाई। हाँ देखो बेटे, ये टोटल रेवोल्यूशन अगर काउंट करो तो हमें पता है कि मतलब ये टोटल एंगल है 2 पाई, टोटल एंगल है 2 पाई। बस उसमें से अगर ये अगर हम थीटा माइनस कर दे तो बाकी के एंगल का मैग्नीट्यूड इज 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ओ सॉरी सर, -2 पाई। हाँ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, इसका मैग्नीट्यूड इज 2 पाई माइनस थीटा, बट देयर विल बी ए माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट, but there will be a minus sign in front of it. And why so? Because of clockwise rotation, because of clockwise rotation. तो बेटे मुझे एक बात बताओ, मैं माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के जगह थीटा माइनस 2 पाई लिख दूँगा, सेम होगा ना? देख लो, यस सर। ये दोनों सेम है ना? यस सर। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। तो फिर मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये 2 पाई माइनस थीटा को थोड़ी देर के लिए हटा के लिख देता हूँ, है ना? लिख देता हूँ थीटा माइनस 2 पाई। क्या लिख देता हूँ? थीटा माइनस 2 पाई। अभी कोई कंफ्यूज हो जाना कि माइनस साइन कहाँ गया सर, माइनस साइन कहाँ गया सर, क्लॉकवाइज रोटेशन में माइनस साइन कहाँ गया, उसके आगे माइनस साइन लगा। अरे वो लग के था माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, मैं उसको बस ऑर्डर चेंज कर दिया, थीटा माइनस 2 पाई कर दिया। ओके, तो फिर ये जो ग्रीन वाला एंगल का वैल्यू आया थीटा माइनस 2 पाई, तो ये ग्रीन वाला एंगल का ये जो थीटा माइनस 2 पाई का कॉस क्या होगा? पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट अभी कितना आ रहा है? कॉस थीटा माइनस 2 पाई। और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस एंगल का साइन, मतलब साइन थीटा माइनस 2 पाई। आप समझ सकते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटे? देखो और एक बार अगर घूम के आ गया ना, और एक बार यस, थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 4 पाई कमा साइन थीटा माइनस 4 पाई। यस, अगर मैं 2 बार ऐसे घूम के आ गया, ठीक है, अगर मैं इसे 2 बार घूम के आ गया तो अभी आप देख सकते हो ये जो एंगल अभी बनेगा, ये जो ब्लू वाला एंगल बना, इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 पाई माइनस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 पाई माइनस थीटा, लेकिन उसके आगे माइनस बैठाओगे तो उलट के क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 4। यस, तो ये ब्लू वाला थीटा माइनस 4 पाई। तो ये ब्लू वाला एंगल का वैल्यू है थीटा माइनस 4 पाई। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? कॉस थीटा माइनस 4 पाई एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? साइन थीटा माइनस 4 पाई। फिर वही बात बेटे, अब हम ऐसे चल सकते हैं आगे, थीटा माइनस 6 पाई, थीटा माइनस 6 पाई साइन थीटा। अभी देखो ये पॉइंट तो एक ही है, पॉइंट पी है, मतलब ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। कॉस थीटा, कॉस 2 पाई थीटा माइनस 2 पाई, कॉस थीटा माइनस 4 पाई, सब सेम है।
वाई कोऑर्डिनेट सारे सेम होना चाहिए, साइन थीटा माइनस 2 पाई, साइन थीटा माइनस 4 पाई, सब सेम है ना बेटे। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि कोई एंगल थीटा का कॉस इज ऑल्सो इक्वल टू उस एंगल थीटा प्लस, मतलब थीटा का कॉस जो है, थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दो उसका कॉस वही है, और एक 2 पाई ऐड कर दो मतलब थीटा प्लस 4 पाई उसका भी कॉस वही है, और एक 2 पाई ऐड कर दो थीटा प्लस 6 पाई उसका भी कॉस वही है। और क्या देखे कि थीटा का कॉस जो है, थीटा से 2 पाई माइनस कर दो थीटा माइनस 2 पाई उसका भी कॉस वही है, यहाँ से देखे। और एक 2 पाई माइनस कर दो थीटा माइनस 4 पाई उसका भी कॉस वही है, और एक माइनस कर दो उसका भी कॉस वही है। बेटे यहाँ तक समझ गए? हेलो, ओके ओके। यस सर। और बेटे यस, और वाई कोऑर्डिनेट से भी तो वही पता चला कि कोई एंगल का साइन जो है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो ये सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 6 पाई, मतलब 2 पाई ऐड करते करते चलो एंगल में, वो एंगल का साइन सेम रहेगा। कोई एंगल में 2 पाई ऐड करते करते चलो, उस एंगल का साइन आपको वही उस एंगल का साइन आपको वही मिलता जाएगा। ओके, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 4 पाई इज इक्वल टू सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब बेटे देखो, अगर क्लॉकवाइज हम घूमें, ये नीचे वाले को देख लो, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा माइनस 2 पाई वही है, थीटा माइनस 4 पाई वही है, मतलब कोई एंगल थीटा का साइन जो है, थीटा से 2 पाई माइनस कर दो वही रहेगा, माइनस 4 पाई कर दो वही रहेगा, आगे आगे चलो वही रहेगा, है ना बेटे। तो मैं फाइनली मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा where n is any integer, अभी आप देख लो n के जगह एक एक वैल्यू डाल के देखो, n कोई इंटीजर लेके देखो, n का जगह 0 डालो, क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर n के जगह 0 डाले तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। अभी n का जगह 1 डालो तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 पाई, और उसका भी cos वही है, हमें मालूम है ना भाई। यस सर। और n के जगह कोई भी इंटीजर डालो, और अगर नेगेटिव डाल गए तो माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई ऐसे आते जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? ओके ओके। हाँ, तो फिर यहाँ पर मुझे प्लस और माइनस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया हूँ मेरा n इज एनी इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। और मुझे क्या पता चला कि साइन थीटा प्लस 2n पाई इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा where n is an integer. Got it? Yes, sir. ओके। तो ये गया ये। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर चलो एक चीज़ समझते हैं। सपोज कोई भी एंगल थीटा है, उसका कॉस जो होगा, मैं अगर उस एंगल थीटा से 100 पाई माइनस कर दूंगा, वही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 2n पाई, इवेन पाई, है ना। अभी वो इवेन, पॉजिटिव इवेन हो सकता है, नेगेटिव इवेन हो सकता है, क्योंकि n इज एन इंटीजर, है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इसको हमें लिख सकते हैं ना, थीटा माइनस 2 इंटू 50 पाई, है ना, प्लस 2 इंटू माइनस 50 पाई। अरे समझ रहे हो ना, एक नेगेटिव इंटीजर n की जगह माइनस 50 लिखा गया है, समझ रहे हो ना? हेलो, यस सर। हाँ यस सर। बस ये समझना है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी यहाँ देखेंगे क्या है कि बेटा अब हमें क्या पता चला, अरे ये कैसे दिख रहा है? देखो, मुझे दीवार में जैसे 2 होल इसी तरह दिख रहे हैं ना। यस सर। मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई 2 होल बना दिया है। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो साइन है उसके बारे में की इन्फॉर्मेशन मिला। क्या मिला?
कि कोई एंगल थीटा का साइन जो आ रहा है उस एंगल में अगर 2 पाई ऐड करते जा रहे हैं वही साइन आ रहा है ना, वही साइन आ रहा है, मतलब वही उसका साइन वही आ रहा है। उस एंगल में अगर 2 पाई ऐड करते जा रहे हैं उसका साइन वही आता जा रहा है, उसमें से अगर 2 पाई माइनस करते हैं भी उसका साइन वही आते जा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसको मैं क्यों पीरियोडिक फंक्शन बोलता हूँ, क्यों, देखो यहाँ पर पीरियड है 2 पाई, यहाँ पर पीरियड है 2 पाई। हर 2 पाई मतलब जो इनपुट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट क्या होता है, एंगल, मतलब यहाँ पर थीटा इज द इनपुट, थीटा इज द इनपुट। वो थीटा खाएगा, आपको उससे कुछ वैल्यू देगा, जैसे कि 30 डिग्री खाएगा 1/2 देगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन बाई। तो ये इनपुट जो कि थीटा है उसमें अगर आप 2 पाई ऐड करते जाते हो तो साइन फंक्शन आपको सेम वैल्यू देता जाता है। थीटा में 2 पाई ऐड करो उसका भी साइन वही, और एक 2 पाई ऐड करो उसका भी साइन वही, और एक 2 पाई करो उसका भी साइन वही। मतलब इनपुट, यहाँ पर इनपुट क्या है, एंगल थीटा। इनपुट को 2 पाई बढ़ाते चलो उस फंक्शन का साइन सेम रहे, मतलब उस एंगल का साइन सेम रहता है, साइन एक फंक्शन। उसी तरह 2 पाई माइनस करते भी चलो उसका साइन वही रहेगा। तो हम इसीलिए उसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, और उसका पीरियड इज 2 पाई। उसका पीरियड क्या है बेटे, 2 पाई। हर 2 पाई के बाद इनपुट, हर 2 पाई के बाद उसका फंक्शन का आउटपुट सेम आ रहा है। इनपुट जब 2 पाई चेंज हो रहा है फंक्शन का आउटपुट सेम आ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। ओके यस सर। ओके तो इस ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। ओके, इसको हम कल लिखेंगे, कल क्लास में इसको लिखेंगे पूरा अच्छी तरह से, लेकिन मतलब ऐसे, मतलब डायग्राम बना के नहीं, डायरेक्टली, मतलब जैसे हमें चाहिए, ठीक है? ओके, हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर, हो गया। ओके ओके, ठीक है। तो फाइनली पूरा सारा ख़त्म हो गया, यूनिट सर्कल एक्सप्लेनेशन है पूरा ख़त्म। बाकी जो बचा, हाँ, बाकी जो बचा आप बोलोगे कि सर हमें समझाइए कि आप तो बोले थे कि कोई भी एंगल का जो कॉसेक होता है ना, उसका कॉसेक -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट। और मैं इसको भी अब समझाऊंगा, ये चीज़ को समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आप मुझे बोलना चाहिए कि सर ये कैसे, आपने बोले थे कि कोई भी एंगल का कॉसेक कभी -1 से 1 के बीच वाला कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। मतलब अगर सपोज जाके कोई बोला कि भाई कोई एक एंगल है जिसका कॉसेक आ रहा है मेरा -0.5, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी एंगल का कॉसेक कभी भी -1 एंड 1 के बीच वाला रियल नंबर नहीं हो सकता। -1 से छोटा या फिर -1, 1 से बड़ा या फिर 1 हो सकता है। अभी इसका प्रूफ जो है आपको लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाने के बाद आप समझ पाओगे, और इसका प्रूफ अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं समझ पाओगे तो ये गया, ये सब गया बस। अच्छा, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब सब समझते हो, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स? यस सर। हाँ, That बस। infinity is not included and infinity is not included. हाँ, वेट, यहाँ पर बेटे देखो 2 सेट का हम यूनियन ले रहे हैं ना, ये एक सेट है बेटे। इंटरवल एक सेट होता है कि नहीं? एन इंटरवल इज ए सेट, इनफाइनाइट सेट, दिस इज ए सेट। Yes sir. ये एक सेट और ये एक सेट, इन दोनों का यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन एक्चुअली मतलब क्या होता है बेटे? जब हम ए बी 2 सेट को यूनाइट करते हैं, म्यूट करो, जब हम 2 सेट ए बी का यूनियन लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ए का सारे के सारा एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, बी का भी सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब अगर रियल नंबर लाइन में इसको हम ड्रॉ करें, रियल नंबर लाइन में इसको अगर ड्रॉ करें, ये -∞, यहाँ पर कहीं पर -1, यहाँ पर कहीं पर 1, यहाँ पर कहीं पर ∞। देखो बेटे, ये सेट जो है, ये सेट 1 to ∞, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो 1 से लेके आगे जितने सारे रियल नंबर सब इस सेट में है, एंड 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि 1 के पास स्क्वायर ब्रैकेट है। ये इस सेट का, ये इस सेट का ये नंबर लाइन है। -∞ से -1 तक नंबर लाइन
ये वाला, और -1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अभी अगर दोनों को यूनियन कर ले, मतलब ये सारे एलिमेंट ये सब जाएंगे, तो ये हो गया फाइनली दिस इज द नंबर लाइन ऑफ व्हाट दिस यूनियन, राइट। यूनियन भी एक सेट है ना भाई, दो सेट का यूनियन भी एक सेट है। हाँ, तो इसका नंबर लाइन क्या होगा, ये। गॉट इट, इसका नंबर लाइन होगा ये। यस सर। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, आगे चलते हैं। का ग्राफ कर देने से उसको पता चल जाएगा। यस 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 यस, ओके, लेट मी रेज इट। ओके, हाँ, तो अब आते हैं आपका सेट के ऊपर आते हैं, जो सेट के कल क्वेश्चन दिए थे। एक सेकेंड, 1 सेकेंड जरा रुको, 1 सेकेंड। हेलो। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। हाँ, अच्छा, तो एक बात सुनो, जैसे कि मैं अभी बोला था कि रिवीनिंग में कल आज परसों रात को जो हमने किए डायग्राम बना के, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, बार बार बता रहा हूँ। उस टाइम में मुझे मत बोलना कि सर ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा। मैं बोला था ये सब नहीं आएगा, बस आपको फार्मूला का एप्लीकेशन आएगा, वो भी इतना इजी, वो भी पढ़ोगे तभी होगा। गॉट इट, ओके। तो चलो हम ओके ओके ओके, मैं थोड़ा वो 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। अरे तो बॉडी कौन बोलूँ ना, बॉडी तुला कौन बोलूँ, वो नहीं रखूँ क्यों नहीं बोलूँ मामा, बॉडी उड़ा कहीं हाथ में जो कोई कोड रख देने से कोई बोले अति गोटे माने तते गोटे मना कला पर भी तू गोटे बहीटा मिलूनी अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी गाइस, जो बुक मुझे नहीं मिल रहा है अभी के लिए, ढूंढ के अभी। अच्छा, कि काम करते हैं, बुक मुझे नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन सर आपने व्हाट्सएप में सेंड किया था ना? हाँ किया था, जो वो फोटो है ना, फोटो को देखकर मतलब करने से अच्छा है मेरे पास अगर बुक है। फोटो इतना क्लियर भी नहीं आएगा इसमें, इतना भी क्लियर नहीं आ रहा है। गायब हो जाता है। हाँ, एक्सप्रेस द गिवन। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन पूछे थे, कल का क्वेश्चन कौन पूछे थे, आसले साहब पूछे थे, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड ऑल दी सेट सेटिस्फाइंग। यस, एक सेट दे रखा है, ए दे रखा है 2 3 4 5, बी दे रखा है 2 3 4। अच्छा, मुझे ज़रा बताओ, पढ़ के बताओ क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ के बताओ कोई एक जज, बस कौन बताएगा? जी सर, मैं हाँ बताओ बताओ। मैं पढ़ लेती हूँ सर। हाँ 35, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो जरा। ठीक है सर। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 and 4 and 5। 2 3 4 5। 2 3 4 5। b is equal to 2 2 3 4 2 3 4 and c is equal to 2 3 is sir 2 3 and c is equal to 2 3, so c is equal to 2 3 and 5। 2 3 and 5, ओके 2 3 and 5। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? Find all the sets x satisfy। x is a Find subset of all A the sets x satisfying such that so पहला वाला है x is subset of A। सर मैं एक मिनट डाउट में पड़ जाती हूँ। x is subset of A yes sir and x is and not a is not subset। subset of b ओके, ये आपको सवाल है ना? of b।
हाँ यस। जी सर। तो ये सवाल है कि आपको उन सारे सेट एक्स यहाँ पर एक सेट है, आपको उन सारे सेट्स निकालने हैं जो कि ए के तो सबसेट हैं लेकिन बी के सबसेट नहीं, ए के तो सबसेट हैं लेकिन बी के सबसेट नहीं। तो आपको करना क्या है, पहले ए का सारे सबसेट्स निकाल दो। पहले क्या कर दो, ए का सारे सबसेट्स निकाल दो रॉफ में ए का सारे सबसेट्स निकाल दो। सबसेट्स ऑफ ए, क्या ए का सारे सबसेट होंगे, पहले तो शुरू करेंगे 5 से, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 2 ले जाओ, 2 3, 2 3, 2 4, 2 2 5, 4, 2 5, 3 4, 3 4, 3 3 5, 5, 4 4 5, 5, है ना, रॉप में ले जाओ। 2 3 4। अच्छा डायरेक्ट और हाँ यस हाँ। सर इससे करने से थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो रहा है सर। हाँ मतलब ए और बी के बीच कॉमन जो है, यस जो कॉमन नहीं है उसे ले जाते हैं। बस वही करते हैं। क्या करेंगे, देखो हमें देखना है ए बी के बीच में ये जो 5 एलिमेंट है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, 5 दोनों में कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बाकी सारे कॉमन है, 2 3 4 ए का जो 2 3 4 सब बी में मौजूद है, 5 बस बी में नहीं है। तो एक काम करते हैं, ए का वो सारे सबसेट लेके चलते हैं जिनमें 5 है, वो सारे सबसेट लेके चलते हैं ए का वो सारे सबसेट निकालते हैं जिसमें 5 है ना। देखो एक सबसेट तो 5 को अगर कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिए, ये हो गया एक सबसेट है ना बेटे। और देख सकते हो ये सेट बी का सबसेट नहीं होगा। क्या ये सेट बी का सबसेट है, ये 5 जो है बी का सबसेट है क्या इसका एलिमेंट बी में है, नहीं है ना। ओके, तो 5 को इंक्लूड करके सारे सबसेट लिख लो, है ना, ठीक है। दो बार दोनों वाला ले जाओ, 2 5, 3 5, 4 5। देखो ये सब भी ए का तो सबसेट है लेकिन बी का नहीं है, क्योंकि इनमें ये जो 5 5 है ये सब बी में मौजूद नहीं है। आई होप यू गेट इट राइट। ओके यस ओके, तो 2 हो गए। अभी 3 ले जाओ जिनमें 5 होगा, 3 ले जाओ। तो 2 3 5, 2 4 5, 3 4 5 हो गए, इतना ही तो है बस। और एक बाकी खुद सेट है ना बेटे, देख सकते हो सेट ए जो है सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ये सारे हमारा एक्स है, ये सबको हम एक्स ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज हम एक्स, ये सारे हमारा एक्स सेट हैं जो कि ए के तो सबसेट हैं लेकिन बी के नहीं है ना। दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए बट दे आर नॉट सबसेट्स ऑफ बी, गॉट इट। बाकी जितने ए का सबसेट है सब बी का भी सबसेट हो जाएंगे, बाकी सब। फाइव तो हर सेट का सबसेट है, मतलब फाइव ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है। बाकी सपोज ये 5 को छोड़ के, 5 को एक्सक्लूड करके ये 2 3 4 को लेके जितने सारे आप सबसेट ए को बनाओगे, है ना, मेरे पास समझ रहे हो ना। 5 को छोड़, हाँ यस सर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। फिर वो स्क्रीन थोड़ा स्क्रीन दिख नहीं रहा है। अच्छा ये कैसे हो गया, एक मिनट कब से नहीं दिख रहा है, अभी सर अभी यस सर। ओके हाँ, तो आप देख लो, है ना। तो आपको बस क्या करना है, ये 5 आप देख लो, अगर 5 को स्किप करके ये जो बाकी 2 3 4 इनमें से अगर आप एलिमेंट पिक करके ए का सबसेट बनाओगे, वो सब बी का भी सबसेट हो जाएंगे। 2 3 4 को लेके जितने सारे सबसेट है सब बी का भी सबसेट हो जाएंगे। बस जो सबसेट में 5 होगा वो वाले ए का तो सबसेट हो गए बट बी का नहीं होगा, गॉट इट। ओके आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा था। हेलो
जी सर, सॉरी सर, माइक थोड़ा ये हो गया था। हाँ हाँ, नेक्स्ट बोलो। फाइंड एक्स। सर एक्स, सर सेकंड वाला चीज, एक्स सबसेट ऑफ बी, हाँ। अनदर एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, एक्स सबसेट सी। एक सबसेट्स। ओके, देखो ध्यान दो, पहले ये दोनों का मतलब समझ लो कि x सबसेट ऑफ बी, x इज नॉट इक्वल टू बी। देखो बेटे, दो तरह का सबसेट होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इक्वल सेट। प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इक्वल सेट, है ना। इक्वल सेट कब होता है? अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं तो इक्वल होते हैं ना। जैसे कि मैं आपको समझाया था, सपोज ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो एक सेट में लेता हूँ ये बी। ये देखो बी यहाँ पर ए का सबसेट है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। बी का हर एलिमेंट ए में है, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ए में कुछ एक्स्ट्रा, सॉरी ये एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 है जो कि बी में नहीं है ना। दैट्स वाई ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। और इस केस में हम क्या बोलते हैं कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है। क्या बोलते हैं? बी ए का प्रॉपर सबसेट है ना। ओके, और इक्वल कब होगा? अगर ए में जो जो एलिमेंट है बी में भी अगर वही वही एलिमेंट रहेंगे। जैसे कि सपोज ये, तो ये क्या हो गया? बी एंड ए आर इक्वल टू इच अदर, राइट। ओके, तो वही हमें बोलना है कि हमें उस एक्स के मतलब हमें बी के सारे सबसेट लेना है, लेकिन वो बी के साथ इक्वल नहीं होना है। इसका मतलब क्या है? बी के सारे प्रॉपर सबसेट लेना है। क्या लेना है? बी के सारे प्रॉपर सबसेट लेना है। मेरा मतलब समझते हो ना? एक्स बी का सबसेट तो होना चाहिए, ये जो एक्स है ये एक्स बी का सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। हाँ, यस। हाँ सर, आपने जो लास्ट में लिखा है ना x इज द सबसेट ऑफ c, सर x इज नॉट सबसेट ऑफ c लिखा है? नॉट सबसेट लिखा है? यस सर। जी सर, मैंने तो नॉट Yes, sir, सबसेट बोला था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो फिर मुझे गलत सुनाई दी। यस ओके, सर। हाँ यस यस, हाँ। तो फिर ये है कि हमें उन सारे x निकालने हैं जो कि b का तो सबसेट है, लेकिन b के साथ इक्वल नहीं है, एंड c का सबसेट नहीं है। तो पहले मैं फिर से b लिख देता हूँ। b आपका क्या है बेटे? 2 3 4, c है 2 3 5। b है 2 3 4, c इज 2 3 5, ठीक है। ओके, तो b के सबसेट निकालने हैं, लेकिन वो c के सबसेट नहीं होने चाहिए। तो वही बात हुआ। और सर यस, वही बात हुआ बेटे। देखो b में ये जो 4 एक एलिमेंट है ना, उसको इन्वॉल्व करके, इन्वॉल्विंग 4 को इन्वॉल्व करके b का जितने सारे सबसेट आप बनाओगे वो सब b का तो सबसेट होंगे, लेकिन c का नहीं होंगे। मेरा मतलब समझते हो ना? क्योंकि बाकी ये जो दो हैं 2 3, इनको लेके आप जितने सारे सबसेट बनाओ, खाली 2 3 को लेके, खाली 2, खाली 3, 2 3, ये तीनों के तीनों सी के भी सबसेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर 4 को इंक्लूड कर दो तो वो सी के सबसेट नहीं होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सॉरी, और एक सिंगल 4 को डायरेक्ट 4 ले जाओ, सिंगल टर्न सबसेट जो 4 है वो भी एक है। देखो ये बी का तो सबसेट है, लेकिन सी का नहीं है। 4 को इन्वॉल्व करके और ले जाओ, ये देखो बी का तो सबसेट है, सी का नहीं है। ये देखो बी का तो सबसेट है, सी का नहीं है। अब आप बोलोगे सर 2 3 भी 2 3 4 भी ले जाते हैं, मतलब बी भी ले जाते हैं, जो कि बी का तो सबसेट है, सी का तो नहीं है। हाँ, लेकिन लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू बी भी होना चाहिए, तो 2 3 4 आप नहीं ले सकते। तो यही तीन ही सेट है जो कि बी का सबसेट है, लेकिन बी के साथ इक्वल नहीं है, एंड सी का भी सबसेट नहीं है। गॉट इट? ठीक है, ओके। लेट मी इरेज इट, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? अच्छा बेटे, और 5 मिनट सिर्फ करेंगे, फिर आज रुकेंगे, ठीक है। ओके, ले जाओ स्क्रीनशॉट। हम और एक मैं जैसे कि बोला था, और एक इवनिंग नेक्स्ट हफ्ते में, कल कोई क्लास नहीं, कल सिर्फ रिमेडियल क्लास, ओनली रिमेडियल क्लास। कल का क्लास है, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो रात में। आप नोट वगैरह जो बाकी रह गया होगा उसको लिख सकते हो, है ना। तो वो सब करो कल रात को। सुबह थोड़ा रेस्ट लो, जो भी करो,
और नेक्स्ट इवन नेक्स्ट वीक एक इवनिंग सिर्फ रखते हैं ये जो असेसमेंट, ये जो असाइनमेंट है, इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, इसको डिस्कशन करने के लिए। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल खुद से देता हूँ। सपोज मैं एक सेट ले रहा हूँ, ये इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 2 3 5। सपोज एक सेट बी लिख रहा हूँ, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 3 5 7। और मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसे एक्स निकालें ताकि वो ए का तो सबसेट हो लेकिन बी का सबसेट ना हो। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो सेट ए है इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है। ये 2 तो बस आप एक काम करो, 2 को इंक्लूड करके, मतलब 2 को इन्वॉल्व करके ए के जितने सारे सबसेट हैं सब निकाल दो, क्योंकि वो सारे बी का सबसेट नहीं होंगे। जैसे कि 2 को इन्वॉल्व करके मैं ये बना दिया, 2 ये बना 2 दिया, 3 2 5, ये बना दिया 2 3 5, 2 3 5 खुद सेट है, बना दिया। ये तीनों के ये 4 में क्यों बनाए ऐसा, क्योंकि इसमें ये 2 इन्वॉल्व है और ये 2 क्या है, ए में तो है बी में नहीं है। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये सारे के सारे ए के सबसेट तो है लेकिन बी के सबसेट नहीं है। गॉट इट? ठीक है, हाँ, ओके। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, कल रात को जो पावर सेट का क्वेश्चन कोई दिए थे, जैसे कि ये वाला सवाल है ना, कि दे रखा है कि प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी फॉर एनी टू सेट्स ए। अब बेटे ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको क्लास के नोट में, आप चेक कर लो, ठीक है बेटे। देखो, आपके लेफ्ट में एक सेट है, राइट में एक सेट है और दोनों को आपको इक्वल दिखाना है। और 2 सेट को हम तभी इक्वल दिखा पाते हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो मेरा काम है बस दिखाना कि ये दोनों एक दूसरे का सबसेट। तो चलो पहले एक काम करते हैं कि ये जो लेफ्ट में जो सेट है इसका एक रैंडम एलिमेंट लेते हैं, एनी रैंडम एलिमेंट। सो लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैपिटल एक्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले तो हम जितने सारे क्वेश्चन करते थे उसमें लिखते थे लेट स्मॉल एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए, स्मॉल एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट बी, स्मॉल वाई स्मॉल जेड लिखते। कैपिटल एक्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखा बेटे? इसीलिए लिखा क्योंकि वी नो दैट ईच एलिमेंट of a power set is a set in itself, कोई भी पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे खुद सेट होते हैं। और वो क्या होते हैं, जो सेट का हम पावर सेट निकाल रहे हैं उस सेट का सारे के सारे सबसेट्स होते हैं। याद है ना बेटे? हेलो ओके। तो कोई सेट को हम कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट, तो कोई सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं कि स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं? हाँ, स्मॉल कैपिटल लेटर के द्वारा, है ना। तो पावर सेट का एलिमेंट्स ये सब खुद एक सेट है, इसीलिए हम ले रहे हैं लेट एक्स बी ए रैंडम, कैपिटल एक्स ले रहे हैं। नहीं तो अगर वो पावर सेट का एलिमेंट कुछ भी होता है तो हम स्मॉल एक्स ले रहे थे, लेकिन हमें पता है कि ये सारे के सारे एक सेट है, उसके सारे के सारे एलिमेंट खुद एक सेट है। तो दैट इज x belongs to power set of a intersection B. x belongs to 1 second बेटा, आपका पेशेंस है? yes sir, ओके। x belongs to power set of a intersection B. x belongs to power set of a intersection। मैं थोड़ा ये पेन टू से भी ऑफ कर देता हूँ, यूट्यूब से। हाँ, ओके। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर मेरा ये x है
ये अगर ए बी का इंटरसेक्शन का पावर सेट है, सॉरी मतलब एक्स अगर ये सेट का पावर सेट का एक एलिमेंट है, इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट हुआ होगा, है ना? तभी तो उसका पावर सेट का एलिमेंट है ना? जैसे कि अगर कोई सेट, सपोज एग्जाम्पल कोई सेट वाई है जो कि ए का एक सबसेट है, तभी तो जाके उसका पावर सेट का एक एलिमेंट बनेगा ना, पता है ना? ओके, तो ये x मेरा ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट का एक एलिमेंट है, इसका ये मतलब होता है ये x ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट है। अभी देखो x ए इंटरसेक्शन बी का कब सबसेट बन पाएगा? मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटे, मेरा ए है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा बेटे इंट्यूटिवली सोचो, है ना? ओके, तो मैं सेट ए बनाता हूँ और ये सेट बी बनाता हूँ, ठीक है? ए बी। अभी देखो कोई सेट x है, कोई सेट x है जो कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होता है ना? मतलब वो सेट का अगर हम वेन डायग्राम बनाने जाए, अगर मैं x का वेन डायग्राम बनाने जाऊँ, अगर मैं एक छोटा सा सर्कल के द्वारा बनाने जाऊं, तो सर्कल को मुझे ये ए इंटरसेक्शन बी रीजन के अंदर ही बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, बताओ? क्योंकि उसका यस सर, क्योंकि उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट, देखो अभी देखो ये सेट एक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट है सब ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई मेरा ये जो ब्लू वाला सेट जो कि उनके अंदर बनाया हूँ वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो रहा है। यहीं पर तो बनाओ। अब आप खुद वेन डायग्राम से पता कर लो कि क्या ये ए का सबसेट नहीं होगा? ये जो ब्लू वाला, ये ब्लू वाला क्या ये ए का अंदर भी आ रहा है कि नहीं? ए का अंदर आ रहा है कि नहीं? क्या ये बी का अंदर भी पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं? इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए को बिलोंग करे। ओके, इसका क्या मतलब है कि ये एक्स पक्का ए का भी सबसेट है एंड ये एक्स बी का भी सबसेट है। गॉट इट? ओके। और बेटा अगर ये x अगर a का सबसेट है, अरे भाई कितने बच्चे बैठे हो और कोई कुछ नहीं बोल रहा, चलो ठीक है, ये x अगर a का सबसेट है तो a का पावर सेट का एक एलिमेंट है ना, और अगर ये x b का सबसेट है तो b का पावर सेट का एक एलिमेंट है ना। ओके, तो एक एलिमेंट है जो कि ये एक एलिमेंट है जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहा है एंड इस सेट को भी बिलोंग कर रहा है। इसका तो यही मतलब है ना, दोनों सेट का इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ये सेट को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका वो सबसेट है। गॉट इट? ओके, अभी उल्टा आएंगे। अभी आपको उल्टा लेना है कि लेट वाई बी रैंडम एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, दैट इज वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। और बस कुछ नहीं करना है, पूरा एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पर चले जाओगे तो हो जाएगा, है ना? देखो बेटे, वाई अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो मतलब ए का पावर सेट को बिलोंग कर रहा है एंड बी का भी पावर सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो पक्का ए का भी सबसेट है, वो पक्का ए का भी सबसेट है एंड वो बी का भी सबसेट है। अब जरा बेटे सोचो कि यहाँ पर y a का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि y का ईच एंड एवरी एलिमेंट a में है ना बेटे? मेरा बात सुनो, y a का सबसेट है। y a का सबसेट क्यों है? क्योंकि y का ईच एंड एवरी एलिमेंट a में है। अभी वही y b का भी सबसेट है। क्यों है? क्योंकि y का ईच एंड एवरी एलिमेंट b में है। इसका ये मतलब है कि y सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट बोथ ए एंड बी में है।
मतलब y में जितने सारे एलिमेंट है सब के सब ए बी का कॉमन एलिमेंट है, सब के सब ए बी का कॉमन एलिमेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज दिस y इज सबसेट ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन का सबसेट होगा ये, तभी जाकर इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ए को भी बिलोंग करेगा एंड बी को भी बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जरा इमेजिन करो, y अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट बनेगा तभी जाकर y का ईच एंड एवरी एलिमेंट a में भी रहेगा, b में भी रहेगा, नहीं रहेगा, वरना कभी भी नहीं रहेगा। अब देख लो a b, अब ये y का ये जो y है इसका वेन डायग्राम यहाँ पर आप कहाँ पर बना सकते हो ताकि वो a का भी सबसेट रहे एंड b का भी सबसेट रहे, दोनों का भी सबसेट रहे। कहाँ पर बना सकते हो? क्या यहाँ पर बना सकते हो? नहीं, नहीं बना सकते, बिकॉज ये a का सबसेट हो गया, b का नहीं हुआ। बीच में क्या यहाँ पर बना सकते हो? नहीं, ये ना तो ये b का सबसेट नहीं रहा, लेकिन a का सबसेट है। यहाँ पर बनाओगे तो यस, अगर आप बीच में अगर बनाते हो, की तरह पर यस, अगर आप बीच में बनाए y को, ये बीच में बनाए y को, तो ये a का b का दोनों का सबसेट होगा। और अगर बीच में बनाए तो उन दोनों का इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो रहा है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई y इज सबसेट। जी सर। और अगर इस सेट का इंटरसेक्शन, अगर इस सेट का सबसेट हो रहा है तो इसका मतलब इनका पावर सेट का एक एलिमेंट है। अभी क्या प्रूव हो गया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इसका एनी रैंडम एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। बेटे थोड़ा थिंकिंग चाहिए, थोड़ा बस थिंकिंग एबिलिटी आपको डेवलप करना होगा, थिंक करना होगा, थोड़ा क्रिटिकली थिंक करना होगा। और बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब थिंक करते हो तो उसमें मेहनत भी लगता है। कोई ये मत समझ लेना कि थिंकिंग करना बहुत इजी चीज़ है। आइजैक न्यूटन, पता है आइजैक न्यूटन, हाँ उनके तरह इतना भी आपको मतलब हर लोग इतना नहीं होते हैं। किसी का मानसिक मतलब किसी का जो साइकिक कुछ लेवल का होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आइजैक न्यूटन मतलब कुछ दिन के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए वो अपने कमरे में बंद करके खुद को मतलब एक ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन उनका हो रहा था, क्योंकि इतना जोर सोचते थे, है ना। लेकिन हमें उतना लेवल का तो हम नहीं भी सोच सकते, हम चाहे भी तो उतना लेवल का नहीं सोच सकते, क्योंकि आइजैक न्यूटन पहले अनमैरिड थे। उनका मतलब कोई मतलब फैमिली कुछ नहीं था उनके टाइम में, कोई टैक्स वगैरह उनका वगैरह इतना कुछ ब्यूरो मतलब इतना कुछ नहीं था, है ना। मतलब सारे चीज़ें बस था अपना बस ये कर दो चल जाएगा, है ना। तो आइजैक न्यूटन को प्लेंटी ऑफ टाइम मिला, हमें तो टाइम इतना नहीं मिलता है ना, क्योंकि हम अगर चाहे भी मतलब पढ़ाई करने के लिए मम्मी कोई बोल देगा कोई जा इस कप ले आ, ये वो ले आ, ये तो लाना पड़ेगा, है ना। बॉयज़ का भी वही, गर्ल्स का भी वही हालत है ना। हमारे साथ भी वही होता है ना, हमारे भी दोस्त कभी आ जाते हैं तो उनको बुला मतलब फ़ोन कोई कर देता है तो फ़ोन नहीं उठाए क्या, यस। तो हमें उतना थिंक तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना टाइम आप पढ़ाई करते हो, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, और साइंस के स्टूडेंट कभी रट्टा नहीं मारते। सो हमेशा थिंक करो, थिंक करोगे तो आपके दिमाग में आइडिया आते जाएंगे, आइडिया बुलबुल होंगी, है ना। बस ये मैं लास्ट को बस ये एक चीज़ बताऊंगा और फिर आज का ख़त्म करते हैं। बस मैं 2 मिनट दे लेता हूँ आपका, 2 मिनट में बताता हूँ। बेटे देखो, आप में से कोई पूछा सवाल कि ये कहीं पर दे रखा है, सपोज कहीं पर दे रखा है कि दिस नीड नॉट दिस, अच्छा वो क्वेश्चन जरा असले से बोल दो कि जो क्वेश्चन आज सुबह आज पूछी थी। यस Yes, sir. हाँ, वो क्वेश्चन क्या है बताओ। Show that A intersection B सो दैट ए इंटरसेक्शन बी equal to A intersection C need not imply to B equal to C. need not imply b is equal to c। B equal to C. ओके। अब बेटे सर ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज गिवन टू अस। फिर उसके बाद ये जो फ्रेज लिखा है नीड नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं। नीड नॉट इम्प्लाई का हिंदी होता है जरूरी नहीं। मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ
कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल हो रहा है, अगर ये गिवन कंडीशन सही है, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि बी सी इक्वल हो, जरूरी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। तो आपको कैसे इसको प्रूव करना है जरूरी नहीं। एक ऐसा एग्जाम्पल ले जाओ जहाँ पर एग्जांपल लेके करो। हाँ बस यहाँ पर यस 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 सुनो बेटे, इक्वल टू 5 और बी और सी को अलग अलग लेके यस यस सुनो, आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है, आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है ताकि ये दोनों गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेटिस्फाइड हो, बी एंड सी इक्वल ना हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सर? हाँ यस यस सर ये हमको एग्जाम्पल से प्रूफ करना है। यस एक्चुअली यहाँ पर हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर हमें डिस्प्रूव करना है। एक्चुअली हमें डिस्प्रूव कर रहे हैं कि ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर बी एंड सी इक्वल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल है तो कुछ कुछ सिचुएशन में बी इक्वल टू सी हो जाएगा, कुछ कुछ सिचुएशन में बी इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। तो आपको बस दिखाना है यही, ये जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी। तो कैसे दिखाओगे? ऐसा सिचुएशन एक दिखा दो, एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो जहाँ पर बी सी इक्वल नहीं होंगे, तो प्रूव हो गया ना कि हाँ भाई जरूरी नहीं बी सी इक्वल हो। नहीं तो लोगों के मन में कंफ्यूजन रहेगा कि बी सी इक्वल होंगे। तो आपको देखो बेटे, मैं आपको बताया था कोई चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि अभी ले रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता है कि किसी भी थ्योरी, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको अगर रिफ्यूट करना है, डिस्प्यूट करना है, तो आपको ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो जहाँ पर वो काम नहीं करेगा। अगर मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, आपको मैंने एक फार्मूला बताया, एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी बताया, और आपको उसको डिस्प्रूव करना है, तो आप एक काम करो, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहाँ पर मेरा थ्योरी काम नहीं कर रहा है। तो बस साइंस है, मतलब हर जगह काम करना चाहिए। अगर काम नहीं कर रहा है तो गया काम से। तो काउंटर एग्जाम्पल देके करो। लेकिन किसी चीज़ को अगर प्रूव करना हो, आप कभी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है आप जो एग्जाम्पल लिए हैं आपके एग्जाम्पल के लिए ट्रू हो गया, लेकिन और एक कोई एग्जाम्पल ले आएगा उसके लिए फॉल्स हो जाएगा। मेरा मतलब समझते हो? ओके, हेलो, समझते हो? ओके ओके, तो मैं Yes, यहीं, sir. ओके तो मैं यहीं पर ही आपको समझाता हूँ, यहीं पर आपको समझाता हूँ। देखो बेटे, मैं ये देखो ए बी सेट ले रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ। देखो ए इंटरसेक्शन बी अभी क्या है यहाँ पर 2 3 है ना, 2 3। मैं एक सी सेट ऐसा ले रहा हूँ जानबूझ के डेलिबरेटली एक ऐसा सेट सी ले रहा हूँ ताकि ए इंटरसेक्शन सी भी वही रहे, 2 3 रहे। ए सी में बस 2 ही एलिमेंट कॉमन रहे, वही 2 3। लेकिन और एक काम करो, यहीं पर भी छोड़ सकते हो, चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, काम खत्म। देखो देख लो, ए इंटरसेक्शन सी इज 2 3, बी एंड सी आर नॉट इक्वल, काम खत्म, बी एंड सी आर नॉट इक्वल। तो देखे कि ए बी दोनों का इंटरसेक्शन, ए सी दोनों का इंटरसेक्शन ये सेम होने के बावजूद बी सी इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो प्रूव हो गया ना कि ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होंगे। अब देखो एक बात सुनो, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। बेटे समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, Yes, sir. मैं और Yes, sir. मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यस सर। अरे हाँ भाई, रुक। हाँ सर ए को 5 लेंगे और ए सॉरी हाँ सर, ए को 5 लेंगे, बी और सी को 1 और 2 रेस्पेक्टिवली ले लेंगे। यस। अब देखो बेटे, यहाँ पर मैं ये जो एग्जांपल लिया हूँ, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन बी क्या रहा है 2 3, बी इंटरसेक्शन सी भी क्या रहा है 2 3, बी एंड सी इक्वल है ना बेटे? देख रहे हो बी सी इक्वल है कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। तो इसका Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब है किसी किसी सिचुएशन में इक्वल होंगे, किसी सिचुएशन में इक्वल नहीं होंगे, है ना? तो मानो मैं एक मैथमेटिशियन हूँ और आपको आके बोल दिया कि बेटे अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है
अगर इक्वल है तो इक्वल टू तो बी इक्वल टू सी होगा। तो आप चाहते हो कि मुझे गलत साबित करना है ना, तो गलत साबित कैसे करोगे? बस एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो कि सर ना आपका फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं किया, तो यह देखो सर आपका फॉर्मूला ये क्वेश्चन नंबर 1 में काम नहीं किया, बी सी को तो इक्वल नहीं है, तो हो गया ना मेरा फॉर्मूला गलत। वही किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, ठीक है। ओके, और ओके ठीक, आगे चलें बेटे। आगे क्या, आज इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज का क्लास थोड़ा बोरिंग लगा होगा मुझे।